भाग 8। मित्रों, कम्बोक के मरते ही आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। कथा को गौर से सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कम्बोक के मरते ही वहां हर्ष की लहर दौड़ गई। जितने भी मनुष्य दास दासियां थे वे सब खुशी से नाचने लगे। वे जानते थे कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया था और उनसे पशुओं की तरह काम लिया गया था। उन पर राक्षस बहुत अत्याचार करते थे, उनको बहुत मारते पीटते थे, खाने को नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन यहीं बीतेगा। बसंत नगर से बहुत से लोग या तो कहीं भाग गए थे, कहीं छुप गए थे, या फिर अपने रिश्तेदारी में चले गए थे, क्योंकि रोज रोज के किसी न किसी के अपहरण होने से वहां दहशत फैल गई थी। जो कोई भी विरोध करता था उसे राक्षस मारकर फेंक देते थे। आज जाकर इस नरक से मुक्ति मिली थी। सभी लोग राजकुमार रतन सेन को धन्यवाद दे रहे थे। रतन सेन कम्बूक के खजाने की तरफ गया। वहां हीरे मोती आभूषण के ढेर लगे हुए थे। उसने वह सब निकाल कर उन्हीं प्रजाजनों को बांट दिए जो अभी तक दास दासी बनकर रह रहे थे। उनका घर भी लुट गया था, वहां कुछ भी नहीं रह गया था और यहाँ राक्षस उनका शोषण कर रहे थे। उनके शरीर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। रतन सेन ने खजाने में जाकर जो कुछ भी खजाना था वह उन लोगों को बांट दिया। उसके बाद उसने जादुई चारपाई को आदेश दिया, जादुई चारपाई उन सारे लोगों को उनके घर तक पहुंचाओ। जादुई चारपाई का आकार बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों को बिठाकर जादुई चारपाई उड़ी, उनको घर तक पहुंचाकर फिर वापस आ गई। उसके बाद और लोगों को उसमें बिठा कर ले गई। इस प्रकार जादुई चारपाई ने थोड़े ही समय के अंतराल में सारे नगर वासियों को बसंत नगर में पहुंचा दिया। अब वहां जंगल में कुछ विशेष नहीं रह गया था। महल में जो भी राक्षस और उनकी स्त्रियां बचे थे वे सब राक्षस लोक में भाग गए। राक्षस लोक में स्त्रियों और बच्चों को निष्कासित नहीं किया गया था, उनके लिए अभी भी वहां जगह थी। कम्बूक को ही षड्यंत्र के कारण निकाला गया था। अब चित्रसेन, रतन सेन, बलवान और पवन का भी वहां कुछ काम नहीं रह गया था। सबसे अंत में जब जादुई चारपाई आई तो उन्होंने जादुई चारपाई को आदेश दिया, जादुई चारपाई हम लोगों को भी बसंत नगर में पहुंचाओ। जादुई चारपाई उनको लेकर बसंत नगर में पहुंच गई। जादुई चारपाई ने उन लोगों को जाकर राजमहल में उतारा। राजा भुवन सिंह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन लोगों का विशेष आदर किया और उन्हें अतिथि गृह में ठहराया। बसंत नगर में जब एकाएक इतने सारे लोग आए तो यह नगर भी मुस्कुरा उठा, जैसे वहां बसंत वापस लौट आया हो। जो लोग नगर से भाग गए थे वे भी लौटकर वापस आए, जिससे यह नगर फिर से पहले की तरह आबाद हो गया। राजा भुवन सिंह और चित्रसेन आज फुर्सत में बैठे हुए बातें कर रहे थे। भुवन सिंह ने अपनी कहानी राजा चित्रसेन को सुनाई और चित्रसेन ने अपनी सारी आप बीती भुवन सिंह को। भुवन सिंह ने ठंडी सांस लेकर कहा, शर्त के मुताबिक अब हमें रतन सेन से राजकुमारी मुक्ता का विवाह कराना होगा। अगर वह राजकुमार होता तो कितना अच्छा रहता। राजकुमार होता का क्या मतलब? राजकुमार तो वह है ही, चित्रसेन ने कहा। क्या? भुवन सिंह बहुत जोर से चौंके। हाँ हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह राजकुमार है? वह चंद्रनगर का राजकुमार है। पवन सिंह शक्ति नगर का राजकुमार है। बलवान भोजपुर का और उनका मित्र अभय सेन यानी दरियाई सिंह मेरा बेटा सुहास नगर का राजकुमार है। मुझे उसने बताया है उसकी बड़ई के बेटे सुंदर से दोस्ती थी। इसकी वजह से उसके पिता राजा विक्रम सेन ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। वह चाहते थे कि वह उससे दोस्ती छोड़कर राजकाज में रुचि ले। उनका विचार था कि छोटे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इनसे आदमी निकम्मा और नकारा हो जाता है और वह किसी काम का नहीं रहता। वह कोई उच्च काम नहीं कर सकता, ना ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी संगति में उसके तुच्छ विचार हो जाते हैं। बस यही से राजकुमार में और राजा में अनबन हो गई।
उनकी इस बात को झूठा सिद्ध करने के लिए ही राजकुमार ने राज्य छोड़ दिया था। यही नहीं, उसे रास्ते में जो भी मित्र मिले वे भी अपने गुणों के कारण ही निकाले गए। जिन्हें हम गुण कहते हैं, उन्हीं को उनके पिता ने अवगुण बताकर उन्हें धिक्कारा, जिसकी वजह से यह नाराज होकर निकल आए। और आज देखो, इनके यही गुण हमारे कितने काम आए। रतन सेन ने दरियाई को तो मजदूर समझकर ही अपने दल में शामिल कर लिया था, लेकिन उससे कभी नौकर वाला बर्ताव नहीं किया, मित्र वाला बर्ताव किया। उसका दिल बहुत बड़ा है, वह बहुत उदार है, वह निश्चय ही बहुत प्रजावत्सल राजा बनेगा। युद्ध कला में वह इतना निपुण है कि उसे सारी कलाएं आती हैं, और सदाचारी इतना है कि इतनी सी उम्र में उसने कई वरदान सिद्ध कर रखे हैं। उसकी परोपकारी भावना से प्रसन्न होकर ही उसको दैव्य अस्त्र शस्त्र मिले हैं, और यह जादुई चारपाई भी इसी परोपकार की भावना से प्रसन्न होकर वन देवी ने उसे दी है। और रतन सेन को इस बात का पता चल गया है कि आप गुणों को महत्व ना देकर कुल को महत्व देते हैं, तो वह शायद इस विवाह से इनकार भी कर देगा। राजा भुवन सिंह यह सुनकर खुश हो गए। उन्हें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन उसके बाद उन्हें पश्चाताप भी हुआ कि रतन को बड़े ही समझकर वह मानव के गुणों की अवहेलना कर रहे थे। चित्रसेन ने उन्हें रतन की कहानी सुनाकर उनकी आंखें खोल दी थी कि मानवीय गुणों का सम्मान होना चाहिए, ना कि किसी कुल विशेष के व्यक्ति का। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि नगर को सजाया जाए। जिस नगर वासी के पास किसी भी चीज की कमी है तो वह राज दरबार में आकर बताए। पूरा बसंत नगर जगमग कर उठा। जो राज्य सूना पड़ा था वह अब ढोल नगाड़े और नाच गाने से गूंज रहा था। राजा भुवन सिंह ने रतन सेन और मुक्ता के विवाह की घोषणा करवा दी। बलवान, पवन और दरियाई जाकर जंगल में बने अपने घर से रानी वसुधा, राजकुमारी मोहिनी और नंदिनी को भी बसंत नगर में ले आए। समस्त राज्य में खुशी छा गई। राजकुमार रतन सेन और मुक्ता का धूमधाम से विवाह हो गया। अब राजा चित्रसेन, रतन सेन, बलवान और पवन के दल ने राजा भुवन सिंह से इजाजत मांगी। रतन सेन ने कहा, हमारे मित्र दरियाई को उसका राज्य वापस दिलाना है। उस पर पड़ोसी देश के राजा का कब्जा हो गया है। भुवन सिंह ने कहा, क्यों नहीं, हम अपनी सेना सजाते हैं और सुहास नगर पर चलकर आक्रमण करते हैं। रतन ने हंसकर कहा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके लिए तो हम चारों ही काफी हैं। इस बात पर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। राजा भुवन सिंह ने भारी मन से उन्हें विदा किया। रतन सेन ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। चित्रसेन ने रतन से कहा, हमारा राज्य मुक्त हो जाए फिर हमारे यहाँ थोड़े दिन रहो, उसके बाद ही अपने नगर को जाना। यह मेरा अनुरोध है। रतन ने स्वीकार कर लिया। रतन, मुक्ता, बलवान और पवन और अपने परिवार के सहित दरियाई अपने कीर्ति नगर के उसी घर में आया जहां दरियाई अपनी मां के साथ रहता था और रतन को मिला था। वहीं पर सब लोगों ने अपना अड्डा जमाया। अब इन लोगों के सामने धन की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी मुक्ता तो साथ ही थी, अर्थात हीरे मोतियों की खान तो उनके साथ ही थी। रतन सेन ने वनदेवी को याद किया था और चारपाई उसे वापस देने की बात कही, लेकिन वनदेवी यह कहकर अदृश्य हो गई थी कि यह चारपाई तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से इसका सदुपयोग करना आता है। उसी जादुई चारपाई पर बैठकर सभी लोग कीर्ति नगर में आए थे। अब दरियाई के छोटे से घर में खुशियों का राज्य था। कीर्ति नगर के राजा समर प्रताप के पास से लोगों की सूचना पहुंच गई, क्योंकि ऐसी अद्भुत चारपाई पर बैठकर इन लोगों को आते समय नगरवासियों ने देखा था। वे डर गए थे। उन्होंने सोचा कि या तो यह कोई दैवीय आपदा है या कोई राक्षसी हमला, जिससे घबराकर नगरवासियों ने जाकर दरबार में गुहार लगाई थी और राजा से कहा था कि अपने राज्य में जो दरियाई ही रहता है उसके घर में कुछ अद्भुत शक्तियों ने डेरा जमा लिया है। समर प्रताप ने अपने सैनिकों को भेजा और यहाँ रहने वाले लोगों को अपने दरबार में बुलाया। सैनिकों के साथ चित्रसेन, रतन सेन, बलवान और पवन सेन
और दरियाई सिंह पहुंचे। चित्रसेन ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि मैं सुहास नगर का राजा चित्रसेन हूं और यह मेरा बेटा अभय सिंह है। तो समर प्रताप ने सिंहासन से उतरकर चित्रसेन को नमस्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी कि यह तो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, इनके लिए उचित आसन की व्यवस्था करो। समर प्रताप के बराबर ही दूसरा सिंहासन लगाया गया, जिस पर चित्रसेन बैठे और सभी राजकुमारों के लिए सिंहासन लगाए गए। रतन सेन ने अपना परिचय दिया, बलवान सिंह ने अपना और पवन सेन ने अपना। समर प्रताप ने खुशी से कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप सबको एक साथ देख रहा हूं। चंद्रनगर, शक्तिनगर और भोजपुर को कौन नहीं जानता। यह तो प्रसिद्ध राज्य है और आपकी कीर्ति तो पहले से ही फैली थी। आपसे तो डरना पड़ेगा। चित्रसेन को संबोधित करते हुए राजा समर सेन ने कहा, अगर आप नाराज हो गए तो मुर्गा भी बना सकते हैं और बकरा मेंढक भी। यह बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। फिर समर प्रताप ने कहा, आप सब परिवार हैं तो उस घर में क्यों ठहरे हैं। मंत्री को आज्ञा देकर उन्होंने कहा, जाओ महारानी को और राजकुमारियों को आदर सहित राजमहल में लाओ और उनको महारानी के पास जाकर ठहराओ। जाकर महारानी को यह सूचना दे दो कि उनके रहने की उचित व्यवस्था करें। जो आज्ञा महाराज, कहकर मंत्री जी चले गए। उसके बाद महारानी वसुधा, राजकुमारी नंदिनी, मोहिनी और मुक्ता को भी राजमहल में लाकर कीर्ति नगर की रानी सुनैना के पास ठहराया गया। सुनैना रानी वसुधा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। नंदिनी, मोहिनी और मुक्ता कीर्ति नगर की राजकुमारी सुकन्या के साथ हिल मिल गई। मुक्ता वहां सभी के लिए कौतुक का विषय बनी रहती, क्योंकि उसका हंसना और रोना दोनों ही कौतुकपूर्ण था। वह तो जहां रहती वहां हीरे मोतियों का ढेर लगा देती। चित्रसेन ने समर प्रताप को बताया कि तांत्रिक जादूगर को मैंने नाराज कर दिया था। वही जाकर प्रचंड सिंह से मिल गया और उसने आक्रमण करने के लिए उकसाया। इस तरीके से जादूगर ने मुझसे बदला ले लिया, लेकिन वैसे प्रचंड सिंह की मेरे सामने कोई ताकत नहीं है जो मुझसे जीत सके। अब यही बात है कि यदि फिर से वह जादूगर आ जाएगा तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मेरा राज्य और सेना तो प्रचंड के पास ही है। अरे आप उसकी चिंता मत करो। जादूगर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत ढंग से उपयोग किया है, इसलिए उसकी शक्तियों में वह ताकत नहीं रहेगी। अब की बार आप सच्चाई पर हैं, इसलिए आप उससे जीत जाएंगे। इसकी चिंता मत कीजिए, रतन सेन ने तसल्ली दी। समर प्रताप ने कहा, लेकिन हमारा राज्य तो आपके राज्य से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, इसलिए यहां से सेना ले जाने में कोई परेशानी नहीं है। इस बात पर चित्रसेन ने अपनी सहमति दे दी। सेना सजाई गई। उन्होंने सुहास नगर पर आक्रमण कर दिया। सुहास नगर की सेना लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। अचानक के इस आक्रमण से प्रचंड सिंह घबरा गया। आनन फानन में उसने अपनी सेना तैयार की और लड़ाई के मैदान में आ गया। लड़ाई शुरू हो गई थी। अब की बार चारों राजकुमार और समर प्रताप का बेटा जीत सिंह लड़ाई के लिए सबसे आगे मोर्चे पर थे। सब अपनी अपनी घुड़सवार टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। भीषण युद्ध शुरू हो गया। प्रचंड सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी, पर उसकी सेना बुरी तरह से परास्त होने लगी तो उसके पास एक ही उपाय रह गया। उसने तांत्रिक जादूगर को याद किया। जाते समय वह उसे बता गया था कि कोई मुसीबत पड़े तो मुझे बुला लेना। तांत्रिक जादूगर वहां आकर हाजिर हो गया। सैन्य बल से हार कर प्रचंड सिंह निराश नजरों से देख रहा था। तभी जादूगर आ गया। उसने अपनी मायावी सेना सजा दी। अब प्रचंड की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी सेना को जोश दिलाया और बची खुशी सेना को एक बार फिर से इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। जब चित्रसेन और रतन सेन ने यह देखा तो उसने सारे सैनिकों को बब्बर शेर बना दिया। दहाड़ते हुए सिंह प्रचंड की सेना पर दौड़ते तो भगदड़ मच गई। अब यहां एक भी सैनिक नहीं रह गया था। केवल जादूगर और प्रचंड सिंह ही मैदान में जुटे थे। प्रचंड सिंह की हिम्मत जादूगर की वजह से अभी भी बनी हुई थी। जादूगर ने अपना पैंतरा बदला और वह अपने विविध प्रकार के चमत्कारी आयुध इस्तेमाल करने लगा, जिसका रतन सेन ने काट करना शुरू कर दिया
और जब उसने अपने जादुई अस्त्र छोड़ने शुरू किए तो जादूगर के पैर उखड़ गए। लेकिन यही काफी नहीं था। जादूगर दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपनी जादुई शक्तियों का कहीं भी गलत इस्तेमाल करता। इसलिए रतन सेन ने जो घातक मारक अस्त्र छोड़ा वह जादूगर के सीधे हृदय में जाकर लगा और उसका प्राणांत हो गया। उसके मरते ही प्रचंड सिंह ने चित्रसेन के पैर पकड़ लिए और संधि के लिए गिड़गिड़ाने लगा। प्रचंड सिंह की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल शरणागत था। उसको मारने का कोई लाभ नहीं था। चित्रसेन ने उसको माफ कर दिया और कहा, जाओ जाकर अपना राज्य देखो। प्रचंड सिंह अपने परिवार सहित अपने राज्य को चला गया। उसे तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि राजा चित्रसेन उसको माफ भी करेगा, क्योंकि इसकी वजह से चित्रसेन ने बहुत दुख उठाए थे और घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाई थी। उसने तो चित्रसेन के परिवार का वध करने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन वह तांत्रिक जादूगर के कहने पर उसने किया था। उसके प्रभाव में वह आ गया था। वह तो आक्रमण भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जादूगर ही उसको लाया था। अब चित्रसेन का जब मौका आया तो उसने प्रचंड के परिवार की और उसकी जान नहीं ली। इस बात से प्रचंड को पश्चाताप भी हुआ था। अब वह हृदय से उसका सच्चा दोस्त बन गया। उसका राज्य सुहास नगर से सटा हुआ ही था, इसलिए पश्चाताप के रूप में अब वह राजा चित्रसेन की हर कदम पर मदद करने लगा। वह वहां से आकर सुहास नगर में चित्रसेन के स्वागत की तैयारी करने लगा। उसने चित्रसेन के नगर में आने से पहले ही सुहास नगर को भव्य रूप से सजवाया। उनके पूरे महल की अभिभूतपूर्ण ढंग से सजावट की गई और चित्रसेन के परिवार को लाने के लिए स्वयं ही एक स्वागत दल की तैयारी करने लगा। समर प्रताप के महल के बगीचे में मोहिनी, नंदिनी, मुक्ता, सुकन्या एक श्वेत स्फटिक मंडप में बैठी ही बगीचे की शोभा निहार रही थी। सभी राजकुमारियां इकट्ठी थीं। वे आपस में हंसी मजाक कर रही थी। यौवनारंभ के स्वप्न उनकी निद्रा को सजाने लगे थे, उन्हें विचलित करने लगे थे। वे आपस में ही चुहलबाजी कर रही थी, किलोल कर रही थी। इतने दिनों में ही उनमें बहुत प्रेम हो गया था। वे पक्की सखियां बन गई थी और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताती थी। जब भी उनके जाने की बात होती तो सुकन्या को बहुत तकलीफ होने लगती, इसलिए वे अपना कोई भी समय व्यर्थ नहीं कर रही थी। हर समय साथ ही साथ रहती, खूब ढेर सारी बातें करती। मौसम बहुत अच्छा था। बसंत ऋतु का आगमन हो गया था। पतझड़ के बाद धरती का रूप बदलने लगा था और इस सुंदर उपवन में अपने शोभा बिखेरने लगा था। चारों तरफ बहार ही बहार छाई हुई थी। विभिन्न प्रकार के फूलों की कलियां मुस्कुराने लगी थी। जहां तक नजर उठती थी रंगों की छटा बिखरी दिखाई देती थी। खुशबू की लहर दौड़कर सभी सखियों के मन को आह्लादित कर रही थी। कभी कोई भी फूल तोड़कर किसी सखी को मारती तो वह खिलखिलाती ही आगे भाग जाती, फिर वह भी पलटकर उसका जवाब देती। इन किलकोरों से खगवृंद चकित होकर मन हो जाता, फिर प्रत्युत्तर देने के लिए जोर जोर से चहकने लगता। कोयल ईर्ष्या से निरंतर कूकने देने लगती, जिसकी मधुर आवाज से समा संगीतमय हो रहा था। हल्की सी सरसर करती मलय गुजर जाती, वहीं पर फूलों के पौधे लहराकर झुक जाते, फिर सीधे खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी गति की लयताल के साथ साथ नृत्य करते हुए झूम रहे हैं। तितलियां फूलों पर बैठकर अपने मकरंद एकत्रित करने की धुन में थीं। भंवरे गुनगुन करते हुए वातावरण को गुंजित करके फूलों से अपना अनुराग प्रकट कर रहे थे। सुंदर दृश्य देखकर सभी सखियां अभिभूत थी। तभी सुकन्या को एक कौतुक सूझा। उसने कहा, सखियों, आज हम सभी एक दूसरे को बताएंगे कि हम किसको किसको प्रेम करती हैं। इसके लिए हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इशारों से बताएंगे। यह एक खेल है। सुकन्या की बात सुनकर मोहिनी और नंदिनी भी उस खेल में शामिल हो गईं। मोहिनी, नंदिनी और मुक्ता ने सुकन्या से कहा, तो फिर शुरुआत ही तुम ही कर दो। तुम ही बताओ, मेरा मतलब पूछो और हम नाम ढूंढ लेंगे। बोझ असीमित है वह सहता, फिर भी कोई बात न कहता। वही मेरे मन को भाया, मेरे जिया को बहुत लुभाया। गाकर सुकन्या उन दोनों की तरफ देखने लगी।
उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर मुक्ता ने चुटकी बजाई। अरे भाई, यह तो हमारे दरियाई में खासियत है, सही कहा ना या नहीं? सुकन्या के चेहरे पर लज्जा की लाली फैल गई। सुकन्या के बारे में सबको पता चल गया। उसने अपने बारे में सबको बता दिया। अब बारी मोहिनी और नंदिनी की थी। मोहिनी ने एक लंबी घास का तिनका तोड़ा। अपने को व्यस्त दिखाने के लिए वह घास का तिनका चबाने लगी और धरती की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोली, खुशबू अपने संग में लाए, उसके बिना जिया न जाए। उसके दम पर दुनिया चलती, उसको छूकर कलियां खिलती। तीनों कुछ देर सोचती रहे, फिर सुकन्या खुशी से उछल पड़ी। वह बोली, यह तो हवा मतलब पवन है। सबने मिलकर मोहिनी को बहुत परेशान किया। मोहिनी ने भी तीनों को खूब छकाया। अब तू बता नंदिनी। सुकन्या और मुक्ता ने जिद करके उससे पूछा तो उसने बलवान का नाम बता दिया। महल में सुनैना और वसुधा बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। वसुधा बोली, बहन, जाने का मन नहीं हो रहा। अब यहाँ के सभी काम निपट गए हैं, अब तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। यह सुनकर सुनैना उदास हो गई, फिर धीरे से बोली, बहन, इतने ही दिनों में तुमसे इतना प्रेम हो गया कि तुम्हारे जाने की बात सुनते ही मेरा दिल उदास हो जाता है। लेकिन क्या बताएं, जबरदस्ती रोक नहीं सकते। वसुधा बोली, वही तो मुझे लगता है। ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। सुनैना हिचकिचाहट भरे स्वर में बोली, एक बात कहूं बहन, तो मान लोगी? क्या? वसुधा ने आश्चर्य से पूछा। मेरी बेटी सुकन्या तुम्हें कैसी लगती है? कैसी लगती है? वह तो बहुत अच्छी है, सुंदर इतनी है कि चांद को भी शर्मा दे, और गुणी तो तुमने उसे बहुत बनाया है। यह कोई कहने की बात है? यह सुनकर सुनैना बहुत खुश हो गई। तो फिर बहन, क्यों ना हम संबंधी बन जाएं? सुनैना प्रफुल्लित स्वर में बोली, क्या मतलब? मतलब यह कि हमें आपका बेटा अभय बहुत पसंद है। हम उससे अपनी बेटी सुकन्या का विवाह करना चाहते हैं। वसुधा भी इस बात को सुनकर खुश हो गई। उसी समय महल में तीनों सखियों सहित मुक्ता ने प्रवेश किया। उन लोगों ने वसुधा के अंतिम शब्द सुन लिए थे। मुक्ता ने सुकन्या को कोहनी मारी और मुस्कुराकर बोली, देखो, तुम तो बहुत भाग्यशाली निकली। हम तो वहां बातें ही करते रह गए और यहाँ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया गया। अब अपनी नंदों के बारे में भी सोचो। तुम भाभी बनने वाली हो तो उसके हाथ पीले करवाने का तुम्हारा दायित्व बनता है। अब तुम्हें चलकर मोहिनी और नंदिनी की बात बता दो। अभी अभी अपने विवाह की बात सुनकर सुकन्या लज्जित थी। वह बोली, मैं नहीं, अब तुम ही कहो। ठीक है। मुक्ता को छोड़कर बाकी तीनों महल में अपने कक्ष की ओर चली गईं। मुक्ता को स्नेहपूर्वक वसुधा ने कहा, बैठो बेटी, मैं कुछ कहना चाहती हूं। मुक्ता ने धीरे से कहा, हाँ कहो। वसुधा और सुनैना दोनों ही मुक्ता की ओर उत्सुकता से देखने लगी। माँ, मोहिनी पवन के साथ विवाह करना चाहती है और नंदिनी बलवान के साथ। वे दोनों उन्हें ही वर्ण करना चाहती हैं। सखी होने के कारण आपको मुझे ही बताना पड़ा। यह तो बड़े ही हर्ष की बात है। मैं इनके बारे में विचार भी कर रही थी, क्योंकि यह चारों ही पक्के दोस्त और आपस में संबंध भी हो जाए तो स्नेह और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। अब हम उनके राज्य में विवाह का संदेश भेजेंगे। वसुधा ने आह्लादित होकर कहा, हाँ, यह सही रहेगा। सुनैना ने समर्थन किया। यह समाचार राजा समर प्रताप और चित्रसेन के सामने पहुंचा तो वे दोनों भी बहुत ही खुश हो गए। भव्य आयोजन करके कीर्ति नगर को सजाया गया और दरियाई या अभय के साथ सुकन्या का धूमधाम से विवाह हुआ। इसके बाद सभी लोगों ने कीर्ति नगर से प्रस्थान किया और वे सब लोग सुहास नगर में आ पहुंचे। बलवान, पवन और रतन को दरियाई ने जाने ही नहीं दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। सबके दिन बहुत ही आनंद से गुजर रहे थे। बलवान और पवन को मालूम हो गया था कि उनका विवाह नंदिनी और मोहिनी से होगा। कभी आते जाते जब पवन और मोहिनी की नजरें टकरा जाती तो दोनों ही संकोच से मुस्कुरा कर निकल जाते। यही हाल बलवान और नंदिनी का था। अब चित्रसेन और वसुधा ने परामर्श करके बलवान के राज्य भोजपुर में
नंदिनी के विवाह का प्रस्ताव भेजा और शांति नगर में मोहिनी का। उधर बलवान के पिता सोमराज ने मंत्री के कहने पर उसका निकाल जरूर दिया था, लेकिन उसके बिना बहुत व्याकुल हो गए थे। धीरे धीरे उन्हें अपने मंत्री का व्यवहार बदला बदला सा लगने लगा। उन्हें उस पर शक हो गया कि मंत्री उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जब राजा सोमराज को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अपने गुप्तचरों के द्वारा मंत्री की निगरानी करवाई तो पता चला वह पड़ोसी देश के राजा के साथ मिल गया है। बलवान के रहते उसकी योजना सफल नहीं हो पाती, इसलिए उसने बलवान को षड्यंत्र करके निकलवा दिया था। इस बात का पता चलने पर सोमराज को बहुत दुख हुआ और वे दिन रात बलवान को याद करने लगे। उन्होंने मंत्री को कड़ी सजा दी और नया मंत्री बना लिया। अब वे बलवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। बलवान के बारे में उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिला था। वे अपने बेटे की सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें उसके विवाह का संदेश मिला और मालूम हुआ कि बलवान सुहास नगर के राजा चित्रसेन के यहाँ है और उनकी बेटी से विवाह होना है। तो उन्होंने चैन की सांस ली और उन्हें अपने पुत्र पर गर्व की अनुभूति हुई। पवन और रतन के यहाँ भी सभी लोग उनके बिना परेशान थे। रतन सेन को तो उनके पिता सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके विचार अलग थे और रतन के अलग थे। अब इतने दिन में रतन ने सिद्ध कर दिया था कि वह सही था। उसके बारे में अफवाह फैलते फैलते उसके पिता तक भी पहुंची थी। वह अपने बेटे के कार्यों पर बहुत प्रसन्न थे। उसी प्रकार पवन के यहाँ का भी हाल था। कुछ दिनों तक सुहास नगर में रहने के बाद तीनों ने जाने की इजाजत मांगी। रतन, बलवान और पवन सेन वहां से रवाना हुए। अब सबके सब रास्ते अलग हो चुके थे। बलवान और पवन के यहाँ जब नंदिनी और मोहिनी के विवाह का संदेश पहुंचा तो बड़ी खुशी से उन लोगों की बारातें सजाई गई और नंदिनी मोहिनी का विवाह हो गया। इस समारोह में सभी दोस्त सम्मिलित हुए थे। अलग होते समय मोहिनी और नंदिनी दोनों ने ही मुक्ता को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। वहीं बलवान और पवन ने भी आग्रह किया था। हाँ, जब कभी भी कोई बड़ी विपत्ति आती थी तो रतन सेन उस जादुई चारपाई को जरूर याद करता था। सुंदर से रतन ने इतना जरूर पूछा था कि तुम्हें चंदनवन के उस जादुई पेड़ के बारे में कैसे पता चला था। तो उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ वन में जाया करता था। एक बार जैसे ही पिता ने हरे पेड़ को काटना चाहा तो वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उसने हरे पेड़ काटने को मना किया था और कहा था जो पेड़ सूख चुके हैं उनको ही काटो। तब मुझे पता चला कि पेड़ों में भी जीवन होता है, केवल उन्हें ही उपयोग में लाना चाहिए जो बेकार हो चुके हैं। रतन ने अपने पिता चंद्रसेन से कहकर सुंदर को मंत्री बनवा दिया था। राजा चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव सहर्ष से स्वीकार किया था। आखिरकार आगे चलकर रतन को ही राजा बनना था और सुंदर से बढ़कर रतन का हितैषी और सच्चा दोस्त कौन हो सकता था। अब वे भी मान गए थे कि व्यक्ति के गुण उसकी जाति कुल पर नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त होते हैं। यद्यपि यह चारों दोस्त अलग अलग हो गए थे, फिर भी इनकी मित्रता बरकरार थी। जब भी कोई मुसीबत पड़ती तो एक साथ संगठित होकर वे एक दूसरे की मदद करते थे। इस प्रकार से इनकी संगठित सेनाओं को कोई भी हरा नहीं सकता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।